नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी कंपटीशन पर। तो दोस्तों, आज यह भारत के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत 10वीं वीडियो है, जिसमें हम गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत गुप्त वंश, उसकी सामाजिक व्यवस्थाएं, उसकी अर्थव्यवस्था, स्थापत्य कला एवं गुप्त साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने मौर्य एवं मौर्यों के बाद के समय के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी और इस पूरी वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पहला पॉइंट है, गुप्त वंश की जो स्थापना है यह श्रीगुप्त ने करी थी। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। इस वंश की का काल था जो वो तीसरी सदी से लेकर छठी सदी तक के मध्य माना जाता है। तीसरी सदी से लेकर छठी सदी तक का काल भारत के इतिहास में गुप्त वंश का माना जाता है। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है? तो वह है गुप्त वंश। इतिहासकारों के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक कुषाण राजाओं का सामंत हुआ करता था, अर्थात जो श्रीगुप्त था यह कुषाण राजाओं का सामंत था और इसने ही गुप्त वंश की स्थापना करी थी। तो आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश की जानकारियां हमें जिन क्षेत्रों से प्राप्त होती है उनको देख लेते हैं। तो जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जिसके अंतर्गत मूलकल्प और वाशबंधु चरित्र तथा आर्य मंजुश्री है, ये साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य है, इनसे हमें गुप्त वंश की कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जो अन्य साहित्यिक स्रोत हैं उसमें मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है तथा कालिदास की कुछ रचनाएं हैं जिनमें हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ विदेशी यात्री थे, उनमें से एक अल बरूनी था और एक वैनसांग था, जिन्होंने गुप्त वंश की जानकारी अपने साहित्यिक रचनाओं में दी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुप्त वंश के राजाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुप्त वंश के जो मुख्य मुख्य राजा हुए हैं दोस्तों, हम उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य फोकस परीक्षा एवं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके बारे में जानकारी एकत्रित करना है। तो सर्वप्रथम हम श्रीगुप्त को देख लेते हैं। तो श्रीगुप्त, जैसा कि हमने पहले ही बात करी, यह गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है और श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना कर 280 ईस्वी तक राज किया, अर्थात इसने कुल 40 वर्षों तक गुप्त के राजा के रूप में शासन किया था। इसके उपरांत घटोत्कच राजा बनता है। यह गुप्त वंश में श्रीगुप्त का पुत्र था। दोस्तों, इसको थोड़ा सा करेक्शन करना, यह गुप्त वंश का पुत्र नहीं, श्रीगुप्त का पुत्र था और यह गुप्त वंश का द्वितीय राजा बना था। कौन सा राजा बना था? द्वितीय राजा बना था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम था दोस्तों, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और इसका विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। इसका प्रमाण एक स्वर्ण के सिक्के में प्राप्त होता है, जिसमें कि चंद्रगुप्त प्रथम एवं कुमार देवी का चित्र अंकित किया गया है। सन 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। तो जो गुप्त संवत था उसकी शुरुआत किसने करी थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब करी थी? 320 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम समुद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं। तो यह चंद्रगुप्त प्रथम तथा कुमार देवी का पुत्र था एवं यह एक विस्तारवादी शासक के रूप में जाना जाता है। इसने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। समुद्रगुप्त प्रथम ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था और इन्हें जीतने के बाद इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो भारत का नेपोलियन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, इसके शासनकाल में जारी सिक्कों पर वीणा बजाते चित्रों का अंकन किया गया है, जिससे हम यह प्रतीत कर सकते हैं कि यह एक संगीत प्रेमी राजा था। कौन? समुद्रगुप्त। इलाहाबाद प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन समुद्रगुप्त के ही दरबारी कवि थे, अर्थात परीक्षा की दृष्टि से समुद्रगुप्त बहुत महत्वपूर्ण राजा हो जाता है, क्योंकि यह एक विस्तारवादी राजा था। इसने उत्तर भारत के 9 राज्य, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता और दक्षिण भारत जीतने के बाद इसको भारत का नेपोलियन कहा गया। इसके सिक्कों में वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किए गए हैं, जिससे यह संगीत प्रेमी राजा प्रतीत होता है। और इलाहाबाद प्रशस्ति के जो रचनाकार थे हरिसेन,
वह इसी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि माने जाते हैं। इसके बाद समुद्रगुप्त के उपरांत रामगुप्त राजा बना, किंतु यह एक अयोग्य शासक था, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इसके बाद हम सीधे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि इसे गुजरात के शक राजाओं को हराने के बाद धारण की थी। शक राजाओं को हराने के बाद, हारने के बाद नहीं, हराने के बाद। इसके काल में फाहियान, जो कि एक चीनी यात्री था, यह भारत आया था। चांदी के सिक्के जारी करने वाला यह प्रथम गुप्त राजा था। तो गुप्त राजाओं के समय में चांदी के सिक्के जारी हुए थे, यह हम बात जानते हैं। लेकिन वह पहला कौन सा गुप्त राजा था जिसने चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है दोस्तों, इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त करी थी। और यह जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, इस स्रोत के माध्यम से हमें इसके बारे में पता चलता है कि बंगाल पर विजय चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्राप्त करी थी। यह मेहरौली के लौह स्तंभ से पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसके दरबार में नवरत्न विराजते थे। यह नवरत्न कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं। पहले धन्वंतरी थे, जो आयुर्वेद के ज्ञाता थे। फिर वाराहमिहिर खगोल वैज्ञानिक थे। कालिदास संस्कृत के महाकवि। शंकु ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे। बेताल भट्ट तंत्र विद्या के ज्ञाता थे। वररुचि व्याकरण के ज्ञाता थे। छपणक नीतिज्ञ थे, नीति विशेषज्ञ थे। घट्टखरपर एक कवि थे। और अमर सिंह कोशकार कार्यों के निपुण व्यक्ति होते थे। अर्थात ये जो नवरत्न हैं, धन्वंतरी, वाराहमिहिर, कालिदास, शंकु, बेताल भट्ट, वररुचि, छपणक, घट्टखरपर, अमर सिंह, इनकी हमें बहुत सी रचनाएं भी प्राप्त होती हैं और ये बहुत प्रसिद्ध भी थे। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी नवरत्न कहलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश का राजा बनता है और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने ही की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। इसके उपरांत कुमारगुप्त के उपरांत स्कंदगुप्त राजा बनता है और स्कंदगुप्त के समय हूणों ने गुप्त साम्राज्य पर असफल आक्रमण किए। अर्थात स्कंदगुप्त के समय ही हूणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य पर हुआ था, लेकिन यह असफल आक्रमण हुए थे, अर्थात ये जीत नहीं पाए थे। इसके बाद क्रमशः परगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त तृतीय आदि अनेक राजा गुप्त वंश के हुए थे। इसके बाद भानुगुप्त के शासन की जानकारी हमें एरण अभिलेख से प्राप्त होती है। यह मुख्य बिंदु है दोस्तों कि जो भानुगुप्त नामक राजा था गुप्त वंश का, इसके जो शासन की जानकारी है वह हमें एरण अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके अलावा गुप्त वंश का जो आखिरी ज्ञात राजा था वह विष्णुगुप्त था अभी तक के इतिहासकारों के दृष्टि से। और इसके बाद गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया था, विघटन हो गया था। तो गुप्त वंश का आखिरी ज्ञात राजा कौन है? विष्णुगुप्त है। ठीक है दोस्तों, आगे हम गुप्त वंश की जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी उसके बारे में बात करते हैं। तो गुप्त काल की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी, जो कि वर्तमान में भी है, होती है। और सबसे बड़ी इकाई देश हुआ करती थी। अर्थात जो वर्तमान में सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र अथवा देश होती है और छोटी इकाई गांव होती है, तो सेम इसी प्रकार से गुप्त वंश का भी सामाजिक विभाजन हुआ करता था। तो गुप्त काल में जो समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। महिलाओं का स्थान उच्च था। महिलाओं को शिक्षा एवं धार्मिक कार्यों में भाग लेने के लिए अधिकार दिया गया था। इसके अलावा गुप्त शासक हिंदू धर्मानुयायी होने पर भी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु रहा करते थे। गुप्त काल में एक जो बढ़ावा मिला है प्रथा को, बाल विवाह था। अर्थात गुप्त काल में बाल विवाह को बढ़ावा मिला था। सती प्रथा का पहला प्रमाण भानुगुप्त के एरण अभिलेख से ही प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों, जो सती प्रथा का पहला उल्लेख हमें मिला है, जो पहला प्रमाण हमें मिला है, वह भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। अर्थात लगभग 4वीं से 5वीं शताब्दी के अंतर्गत या 5वीं से 6वीं शताब्दी के अंतर्गत। तो उस समय सती प्रथा समाज में व्यापक रूप से प्रचलित थी। यह एरण अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा मानव जीवन अनुशासित रखने के लिए 4 आश्रम थे, जो कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम में विभाजित था। इसके अलावा
गुप्त काल में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था और नालंदा एवं वल्लभी जैसी प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र इसी कालखंड की देन है। इसी कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि नालंदा जिसकी प्रसिद्धि के बारे में हम आज भी चर्चा करते हैं। गुप्त काल की जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में देख लेते हैं। तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि कार्य था। राजा उपज का 1/6 भाग भू राजस्व प्राप्त करता था एवं इस अनुदान के रूप में वसूला करता था। इस काल की मुख्य फसलें गेहूं, जौ, धान एवं कपास हुआ करती थी। गुप्त राजाओं ने सोने के सिक्के जारी किए थे जिन्हें दीनार कहा जाता था। स्थानीय व्यापार के लिए चांदी तथा तांबे के सिक्कों का प्रचलन उस समय व्यापक रूप से होता था। तो इन्होंने सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के, तीनों प्रकार की धातुओं के सिक्के जारी किए थे। तो गुप्त वंश के जो कुछ कर थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो गुप्त वंश का बलि कर था, यह धार्मिक कर था। धार्मिक कर के रूप में जिसका नाम था वो बलि था। इसके अलावा भट्ट या भट्ट कर था जो कि पुलिस कर था। प्रणय ग्रामवासियों पर लगा हुआ अनिवार्य कर था। हलदंड हल पर लगने वाला कर। चाटन लुटेरों द्वारा उत्पीड़न से मुक्ति हेतु कर राजा द्वारा लिया जाता था। विष्टि यह एक बेगार कर था। वातभूत यह वायु पानी देवताओं की पूजा का कर था। चारासन यह चारागाहों पर से लिया जाने वाला कर था। और दशापराध यह 10 प्रकार के अपराधों का या 10 प्रकार के अपराधों के लिए दिया जाने वाला दंड था, जिसको कि दशापराध कहते थे। तो इस प्रकार से हमने गुप्त वंश की अर्थव्यवस्था एवं गुप्त वंश के अंतर्गत लिए जाने वाले मुख्य मुख्य करों के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब हम गुप्त काल के का जो साहित्य था उस समय की जो रचनाएं हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा, उनके कुछ नवरत्न थे, उनमें उनमें से जैसे कालिदास जी हैं, तो कालिदास की भी यहाँ पर रचनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो कुछ साहित्य है उसको देखते हैं। विशाखा दत्त जो कि गुप्तकालीन रचनाकार रहे हैं, इनकी मुद्रा राक्षस प्रसिद्ध रचना है एवं देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त की रचना है। कालिदास जी का रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शकुंतलम एवं विक्रमोर्वशीयम, यह 6 जो रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कालिदास द्वारा रचित। यह रचनाएं गुप्त काल के अंतर्गत ही आती हैं, अर्थात तीसरी से लेकर 6ठी शताब्दी के मध्य यह रचनाएं रचित की गई हैं। इसके अलावा अमर सिंह जी द्वारा अमरकोश, वत्सयन का कामसूत्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र एवं शूद्रक की जो मृच्छकटिकम है, यह भी गुप्तकालीन रचनाएं हैं। और इन रचनाओं का हम देखते हैं व्यापक रूप से वर्तमान समय में भी लगभग 1700 सालों के बाद भी महत्वपूर्ण स्थान अपना परिमार्जित किया हुआ है। इसके अलावा गुप्त काल की जो स्थापत्य कला थी, उस समय जो मंदिरों का निर्माण किया गया था वो हम देख लेते हैं। तो एरण का जो विष्णु मंदिर है, यह मध्य प्रदेश के सतना नामक स्थान पर है। यह गुप्तकालीन मंदिर था, उसकी स्थापना गुप्त काल में हुई है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है। भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। यह भी भीतर गांव का कृष्ण मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में है एवं देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। तो यह मुख्य 5 मंदिर जो कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं, यह गुप्तकालीन स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण हैं। इनमें से भी एरण का विष्णु मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर महत्वपूर्ण हैं। इनको हम नोट डाउन करेंगे। तो दोस्तों, यह गुप्तकालीन जो समाज था, गुप्तकालीन जो शासन व्यवस्था थी, गुप्तकालीन जो समय था, क्यों क्यों उसे भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, इसके बारे में हमने व्यापक रूप से चर्चा करी और अध्ययन किया। तो दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी जानकारी के अनुकूल रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी।